अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में आए रोज़ नित नए तरीक़ों से नौसरबाजियों के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नौसरबाजों ने चिंची रिक्शे पे सवारियों को लूटने का कैसे प्लान बनाया है ये दिखाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही होती हैं जिसमें महंगी चीज़ों में मोबाइल एक ऐसी आइटम है जो बहुत महंगी होती है। नौसरबाज कैसे ऑनलाइन फ़ोन को ऑर्डर करते हैं और जब डिलीवरी बॉय आता है तो उस बेचारे को कैसे चूना लगाया जाता है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और वो मुद्दई जिनके साथ ये वारदातें हुई, क्या उनको यकीन था कि पुलिस इन मुल्ज़िमान को पकड़ सकेगी, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। नित नए तरीक़ों से लाहौर के शहरियों को लूटने का रवाज जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे हम प्रोग्राम कर चुके हैं जिसके अंदर नौसरबाजों ने नए नए तरीके जो हैं वो ढूंढने शुरू किए हैं। आपसे पहले मैंने आपको जो प्रोग्राम में गैंग दिखाए थे उसके अंदर कभी कोई फ़ोन पे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के वारदात कर लेता है, कभी कोई किसी सरकारी इदारे का मुलाजिम बन के वारदातें कर रहा है, तो कहीं पर कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेंट की गाड़ियां मंगवाकर उसके ऊपर वारदातें जो है वो कर रहा है। आज भी इसी किस्म का एक गैंग पकड़ा है जो चिंची रिक्शा जो बड़ा आम है और आम जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंदरून के इलाकों में बहुत आम यूज़ होता है, उसको मैनेज करते हैं। यानी अपना इनका चिंची रिक्शा है, चिंची रिक्शे में बैठ के सवारियाँ भी इनकी साथी होती हैं। सादा लोग शहरियों को देखते हैं कि कैसे कौन सा शहरी जो है उसके पास पैसे बरामद हो सकते हैं, उसको अपने साथ चिंची में बिठाते हैं और फिर उसके साथ वारदात कर लेते हैं। फैसल टाउन इन्वेस्टिगेशन ने इस गैंग को गिरफ्तार किया है। तमाम मुल्ज़िमान मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये कब से इस तरह की वारदातें कर रहे हैं और वारदातों का तरीक़ाकार क्या था। तुम्हारा नाम क्या? इमरान जी। इमरान, कब से वारदातें कर रहे हो? जी, जो तकरीबन जेल से आया हूँ, महीना को हुआ जेल से आया। पहले जेल में थे। कितनी दफ़ा जेल जा चुके हो? 2 दफ़ा गया। किस केस में? इसे नौसरबाजी में। जी। कितनी जेल काटी है? तकरीबन 3-4 माह। अभी आया हूँ महीना हुआ। अभी ये फैसल टाउन पुलिस ने क्यों पकड़ा? फैसल ये जेब नौसरबाजी की वजह से। कैसे नौसरबाजी करते हो, क्या तरीका क्या तुम्हारा? रिक्शा होता है जी हमारा चिंची रिक्शा, उसमें अपना है? हाँ जी, वो अपना 2 पीछे बैठते हैं, 2 आगे। बैंक के आगे से सवारी, कोई भी मतलब पैसों वाली सवारी बैठा के। नहीं, ये कैसे पता चलता है कि सवारी के पास पैसे हैं? वो पता चल जाता है जी। वो कैसे? भी जब उतरता है वो पता तजर्बा हो जाता है, वो पता चल जाता है। उधर से फिर वो बिठा लेते हैं। ठीक है, तो बस उसकी जबरदस्ती बिठाते हो या वैसे? नहीं, वैसे भी एक सवारी काम में बैठ जाए। ठीक है, फिर जब हम उसका कर लेते जी नौसरबाजी, फिर मैं उतर जाते हैं, मैं और आफ्ताब होते। तो ये नौसरबाजी तो यहाँ तक हो गई कि उसको बिठा लिया तुम लोगों ने घेर के। फिर जो जेब में से उसकी चीजें निकालता है वो कौन निकालता है? वो मैं और आफ्ताब। आफ्ताब भी तुम्हारा साथी है? जी जी। वो पकड़ा गया? नहीं, वो नहीं। वो अच्छा, वो उस्ताद है, तुम शागिर्द हो? जी जी। और ये बाकी कौन है? ये पीछे बैठते हैं, सवारियाँ 7-4 बैठी होती ना, तो उसको कहते हैं कि 1 मिनट सिर्फ एक सवारी कम में आ जाए, वो फिर बंदा बैठ जाता है। अच्छा, इस तरह कितनी वारदातें कर लेते हो अंदाज़न? हाँ जी, 2 इधर मॉडल टाउन रोड पे, लिंक रोड पे इधर जाते हैं। ज़्यादा सवारियाँ कहाँ पे पैसे वाली मिलती हैं? ज़्यादा इधर ही मिलती है, लारी अड्डे वगैरह इधर, मतलब कहीं भी मिल जाती, कभी नहीं पैसे। अच्छा, ये जो तुम्हारा उस्ताद है इसने और कौन कौन सी वारदात करनी सिखाई है? नहीं, यही है जी, मैंने ये सीखा है। और इसके अलावा और ये तो हो गई ना जेब तराशी नौसरबाजी के ज़ुमरे में, वैसे भी कोई किसी को घेर घूर के नहीं पैसे? सर, सिर्फ जेब तराशी करते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे पास एक बड़ी महंगी सी गाड़ी भी बरामद हुई है, इसका क्या करते हैं? ये रेंट की है जी। वो पीछे रखता है, लेने आता है छोटा, असल में भाई था वो आया था, वो पीछे रखता है, जब कोई काम होता है तो फिर करके इसी पे बैठ जाते हैं, किसी और मोटरसाइकिल होता है हमारे पास। नहीं तो गाड़ी रेंट पे रखने, गाड़ी में जाने का क्या गर्मी वगैरह लगती है इसलिए? नहीं, वो असल में साथ थे ना दूसरे जो बंदे, उनकी वजह से साथ थी गाड़ी। नहीं तो मेरे पास रिक्शा, मोटरसाइकिल होता है, चिंची रिक्शा होता है। गाड़ी तो ये जितनी बड़ी गाड़ी तुम लेके फिर रहे हो, ये इसका तो 70-80 हज़ार रुपये महीने का रेंट है। सर ये है जी, वो आफ्ताब लोगों की रेफरेंस है। अच्छा, महीने की कितनी वारदातें कर लेते हो? महीने की सर की रोज़ जो मतलब कि 1-2 कर लिए इधर, तो फिर चले गए। रोज़ाना नहीं ना, फिर वो पहचान बंदा भी ढूंढने आता है ना, फिर मेरा कल नुकसान हुआ, मैं इधर फिर रहा हूँ,
फिर नहीं जाया तो एक ही जगह से सवारियाँ उठाते हो या मुख्तलिफ जगहों से सवारी? जाता। मुख्तलिफ ये मॉडल टाउन, लिंक रोड, कलमा चौक से लेकर जाते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारी सवारियाँ हैं, ये सवारी तुम इसको कितने अरसे से जानते हो? मैं हफ्ते से, एक हफ्ता या 2 हफ्ते से जानता हूँ इसे। तो क्या क्या केस में तुम्हें अपने साथ लगाया था? इसको वैसे जानते कैसे थे? उफ्ताब ने रब्ता करवाया था। अच्छा, उफ्ताब करता था मुझे 500 रुपये, उन्होंने कहा था 500 रुपये तुम्हें मिलेंगे, आपने रिश्के के पीछे बैठना है बस। 500 रुपया एक दिन का या हाँ, एक दिन का। अच्छा, तुमने करना क्या है? मैंने पीछे बैठना होता बस था, बस और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या काम है जी? मेरा भी यही सवारी का काम था कि सवारी बना के पीछे बिठा लेते थे और कहते थे कि 500-800 रुपये खर्चा दे देंगे आपको। अभी तक कितने पैसे मिल गए तुम्हें? अभी तक तो 4-5 दिन हो गए थे तो पकड़े गए। 500 रुपया मिलता है या 700? जी ऐसे। तुम्हारा क्या काम है? मेरा भी यही काम था, सवारी बन के साथ बैठते थे। बस तुम लोग कोई पैसे वगैरह नहीं निकालते? ऐसा कोई काम नहीं करते थे। कुछ नहीं करते? नहीं, तो फिर इसके साथ बैठते क्यों जब तुम्हें पता है कि वो वारदातें करता है? बस मजदूरी का नाम शुक्रिया सर। नहीं, 500 रुपया तो तुम मजदूरी करके भी कमा सकते हो। वो तो है सर। सब गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा नहीं, होगा। गलती तो वो थी ना कि पता अगर लग उसने गया ना तुम्हें कि बगैर बताए करता, जी ऐसे। तुम्हें पता था कि ये वारदातें करता है? नहीं, पहले नहीं पता था, पता चल चुका है। अब पकड़े जाने के बाद? जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, तेनू भी नहीं पता सी? नहीं, मुझे पता था लेकिन मेरा बाजू नहीं काम करता, मुझे और काम नहीं कोई आता। ठीक है, तुम इसीलिए भीख मैं वगैरह भी कर- मांगते रहे हो? नहीं, भीख नहीं मांगता। हाँ, और क्या करते रहे हो? बस इधर ही आया हूँ पहले। इससे पहले क्या करते रहे हो? इससे पहले दर्जियों का काम सीखता था। अच्छा, तब बाजू चलता था? बस वो एक हाथ से चल जाता है, काम नहीं, जोर नहीं ना लगता उसका काम से ही। तो ये तुम्हें 500 रुपया इस चीज़ का देता था कि सवारी बन के बैठना? हाँ जी। तो सवारियाँ तुम लोग भी घेरते हो? नहीं, हम नहीं गए। यार 1500 रुपया तो सिर्फ इन्हीं का हो गया। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी होता होगा। हाँ जी। 2000 हो गया। जी तो जी। इसका मतलब है कि कम से कम तुम्हें दिन में को 10-15 हज़ार रुपया कमाओगे तो फिर ये होगा। हाँ जी, नहीं 10, 8, 7, 5, 4 इनका हो जाता था, कुछ उसका हो जाता था, यही बता। तो जो आफ्ताब है उसने तुम लोगों को काम पे लगाया या तुम लोगों की अपनी भी अक्लमंद कोई दिमाग था? नहीं, हम चाहे तो लगे हैं जी। बस वो जो लालच पहले में जेल पैसे- गए हो कितने अरसे बाद बाहर आ गए? 4 महीने बाद, 5 पहली दफ़ा में 4 महीने बाद, जी। और दूसरी दफ़ा में दूसरी दफा में भी तकरीबन इतने टाइम हुआ, महीना पहले आए हैं कितने पर्चे हैं तुम पे? सर। काफ़ी हैं, पता नहीं। कौन से थानों में ज़्यादा, कौन से थानों में? मुख्तलिफ थानों में है सर। और इधर लिंक रोड, मॉडल टाउन, ये वादत रोड, ये मतलब इन थानों में है पर्चे। सही। आप इन मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये वो मुल्ज़मान है जो चिंगची में सवारियों को बिठा के उनके साथ वारदात करते हैं और बाकी जो इसके गैंग के बंदे हैं वो भी सवारी बनते हैं। इसी थाने के पास एक और भी बंदा है जो नौसरबाजी करता है, उसको अभी बाद में बनाते हैं। हमारे साथ अजमल साहब हैं जो इस केस के तफ्तीशी हैं। अजमल साहब, क्या तरीका वारदात इनका, क्या ये सच बता रहा है सारा या अभी कुछ है कमी? फैसल टाउन में रोज़ाना की बुनियाद पर रक्षों में ना जेब तलाशी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बैंक से रिक्शे वाले जो रिक्शे में बंदे बैठते हैं उनके पास तो बहुत थोड़े पैसे होते हैं सर वो ऐसा होता है ना, ये इनका स्पेशल रक्षे हैं। जब बैंक से लोग पैसे लेके निकलते हैं या किसी अड्डे से आते हैं, इनको पता चल जाता है बंदा कौन है। 3 सवारियाँ पहले बैठी होती थी, उसे बुलाते थे भी आओ एक सवारी का मैं बैठा हूँ, तो रास्ते में बैठती उसकी जो जेब सफाया कर देते। तो ये एक जो इमरान और एक आफ्ताब अभी रहता पकड़ने वाला, ये जो जेब तलाशी करते थे, तो अगर उसको पता चल गया, ज़ाहिर 3-4 बंदे पहले होते थे, तो ये उसे ज़बरदस्ती भी कर लेते थे और मारपीट करके भगा देना। हाँ, आप ही एक यानी कि 2 बंदे और मोटरसाइकिल पर होते थे साथ साथ, अगर कोई ज़्यादा मसला बन गया वो दरम्यान में आ जाते थे और इस तरह ही लोगों की जेब ना अक्सर जो है जेब तलाशी करते थे। इनके पास है बड़ी 35-40 लाख मालियत की गाड़ी इन्होंने इसलिए रेंट पे रखी थी पुलिस के नाकों से बचने के लिए, आने जाने के लिए। इनकी रहायश उधर रायवन रोड पे है, उधर से आते थे, जहाँ पर इन्हें जाना होता था गाड़ी में बैठ के जाते थे, उधर रक्षा पहले ही खड़े होते थे, उनको ये यूज़ कर आने जाने के लिए यूज़ करते थे। तो गाड़ी पता चल सकी कि ये कह रहा है रेंट की गाड़ी है? गाड़ी रेंट की है, वो काड़े से लेके आए। और जो बाकी जैसे ये कह रहा है कि इनका उस्ताद जो है वो भी गिरफ्तार होना, ये वो भी सिर्फ नौसरबाजी करता है या इसके अलावा भी? जी नौसरबाजी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। जब ये समझते अगर वैसे इनका दार नहीं लगा, इनका चक्कर नहीं चला, तो ज़बरदस्ती जंगल में नौसरबाजी का किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है? 379-420। और इसमें सजा होती है? हाँ, सज़ा इसमें होती है। कितनी सजा है? सज़ा इसकी 5 साल से कम 5 साल। ये 379 और 420 बेलेबल ऑफेंसेज हैं? नहीं, अवेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल? नॉन अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया।
अजमल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ये वो गैंग है जो बैंकों से या ये जो नेशनल बैंक के सेविंग सेंटर्स हैं यहाँ से पैसे लेके निकलते हैं। इनको अंदाज़ा हो जाता है, इतना तजुर्बा हो चुका है कि इनको अंदाज़ा हो जाता है कि किसके पास पैसे हो सकते हैं जब, और उसको फिर ये रिक्शे में बिठाते हैं सवारी के तौर पे। और जो ये 3 हैं ये पहले से ही सवारी के तौर पे बैठे होते हैं और फिर उसको घेर के कर लेते हैं। इसी पुलिस ने एक ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला भी मुलजिम पकड़ा है जो ऑनलाइन फ्रॉड करता है, उससे भी जानते हैं और फिर जो इंचार्ज हैं उनसे बात गुफ्तगू करेंगे कि ये इन्हीं के इलाके में सारी नौसरबाजियाँ क्यों हो रही। पहले तो नवाकोट के इलाके में बहुत नौसरबाजियाँ थी, अब इनके इलाके में कुछ शिफ्ट हो गए, इनसे जानते हैं। फैसल टाउन पुलिस ने ही एक और मुलजिम को भी पकड़ा है जो ऑनलाइन फ्रॉड करता है। फ्रॉड जो ये मोबाइलों का करते हैं, किस तरह से करते हैं इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शहबाज। शहबाज, क्या करते हो? सर मैं सिम इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, तो पुलिस ने क्यों पकड़ा तुम्हें? सर मेरा दोस्त था अली रज़ा, हाँ। और वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था मोबाइल, और किधर से? वेबसाइटों से, अच्छा, इंटरनेट जो, से। हाँ, जो मोबाइल बेचने वाली हाँ जी। साइट। अच्छा, इंटरनेट से मोबाइल ऑर्डर करता था और बंदा मोबाइल देने आता है, उससे मोबाइल लेता है और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है और मुझे बताता है वो, और मैं उसके साथ जाता हूँ। दूसरे दरवाजे से मसलन क्या मतलब? मतलब अपने घर में बुलाता है सबको? नहीं, मतलब कि कोई घर हो ऐसा जो 2 दरवाजे वाला हो, एक दरवाजे से वो जाता है लेने और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, और वो बाद में मुझे फ़ोन करता है मुझे यहाँ से ले जाओ, तो मैं उसे वहाँ से लेके चला जाता हूँ। तो ये घर कौन तलाश करता है? कैसे कोई भी सर घर में हर आगे देता है? डिटेल वो अली रज़ा मुझे देता है, मतलब कि हर चीज़ अली रज़ा ने ही की है। मोबाइल ऑर्डर किया है, घर ढूंढा है, जो भी किया है, कस्टमर ढूंढा है, और मुझे उसने एक पेमेंट देनी है 5,000 या 10,000। हर फोन के पीछे तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 5,000। 10,000 भी मिलते हैं? हाँ जी। और ये सिर्फ बड़े मोबाइलों का फ्रॉड करते हो तुम लोग? जी सर। तो जब ये फ़ोन कोई देने आता है, जब अगला फ़ोन पकड़ाता है तो वो पैसे भी मांगता है, हाँ जी। तो तुम लोग पैसे दिए बगैर कैसे भाग जाते हो? सर ये वो डिटेल अली रज़ा बताया, क्योंकि मैंने उसको फेस नहीं किया, फेस तो वही करता है ना। तो ये जो 2 दरवाज़ों वाला घर है जी। ये कैसे मिलता है? सर हर डिटेल अली रज़ा करता है, मोबाइल ढूंढना और वेबसाइट ढूंढना, घर जो ढूंढना। घर ढूंढता है उनको भी कोई पैसे देता है? नहीं सर, पता नहीं सर, मुझे फ़ोन तब करता है जब वो बाहर निकलता है दरवाजे से। यानी जब वो फ़ोन लेके भागता है, हाँ, तो तुम तब- आगे खड़े होते हो? हाँ, तो मुझे तुम क्या करते हो? मैं उसको लेके चला जाता हूँ जहाँ उसने मोबाइल सेल करना हो। ठीक है, उसी टाइम सेल कर देते हो फ़ोन? हाँ, 1 दिन में या 2 दिन में हो जाता है। ज़्यादातर कौन से फ़ोन मंगवाते हो? सर वो मंगवाता है मोबाइल सैमसंग के। वो कितने का बिक जाता है? सर 40,000 50,000। तो वैसे उसकी क्या मालियत होती है? सर यही मालकियत होती है उसकी। कितनी बार जाते 50,000। हैं हाँ अब जी। तक? कितनी बार जाते हैं अब तक की हैं? सर 3 से 4। बस जी तुमने और उसने कितनी की हैं? सर मेरे मतलब कि उसने भी इतनी ही की हैं। कोई पढ़े लिखे हो? जी सर, क्या पढ़ा है? मैट्रिक किया हुआ है, और वो? उसने बीकॉम किया हुआ है। तो फिर तो यार इतनी मैट्रिक की काफ़ी पढ़ाई होती है बस यही अकल के लिए। गलती हुई है मुझसे, अब नेक्स्ट ऐसा नहीं करने का। नहीं तो कोई फिर ये इरादा। वारदातें ऐसे फ्रॉड करने का क्यों सोचा, क्यों तुमने? आसान पैसे आते हैं आराम से। सर बस लालच आ गया मुझे इस वजह से। नहीं, लालच के अलावा भी तो कोई पहले क्या करते थे इससे? चलो, सर इससे पहले मैं टोयोटा एयरपोर्ट में जॉब करता था। वहाँ पे क्या जॉब थी तुम्हारी? सर मैं उधर आईटी में था। तो आईटी का काम करते थे, तो फिर ये फ्रॉड करके लोगों को लूटने का काम कैसे जेल में आया? सर ये अली रज़ा ने मुझे आइडिया दिया था। वो तुम मान गए? जी सर। और कितने बंदे हैं तुम्हारे साथ? बस कोई भी नहीं। तुम्हारे पे पर्चा किस किस थाने में? सर एक आलम मार्केट में है, बस। वो किस चीज़ का पर्चा है? सर यही केसेस हैं। पहली दफ़ा पकड़े गए? हाँ जी सर। इससे पहले भी पकड़े गए? नहीं सर। और वो अली रज़ा इससे पहले पकड़ा गया? हाँ जी, उसकी ज़मानत हो गई है। उसने फ़ोन जहाँ जहाँ सेल किए थे वो सारे बरामद करवा दिए हैं और क्लियर करवा दिया। गैंग में कितने बंदे हैं तुम लोगों के? सर 2 ही हैं। बस तुम और अली रज़ा? जी। इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है वलीद, इनसे जानते हैं। वलीद, ये फ्रॉड वैसे तो बहुत सुने हैं कि ऑनलाइन फ़ोन आते हैं या उनको पैसे जाली दे देते हैं लोगों को, या लोगों से जो चीज़ मंगवाते हैं वो यानी ओरिजिनल नहीं होती। ये कह रहा है कि हम लोग ऑनलाइन फ़ोन मंगवाते हैं और दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये केस है क्या? ये सर ओरिजिनल फ़ोन मंगवाते थे और महंगे फ़ोन मंगवाते थे, ख़ास तौर पे सैमसंग के, इनकी काफ़ी लाख से ऊपर की मालियत हो, और 2 मंगवाते थे, एक नहीं, क्योंकि 2 पार्टनर से तो डिवाइड करते थे हाफ हाफ इसको। ये इस जगह का इंतखाब करते थे जहाँ के 2 रास्ते हों, ताकि हमें उसको नौसरबाजी करने में आसानी हो। तो एक दरवाजे से मंगवाते थे कि हम अभी आपको पैसे ला के देते हैं, और पिछले दरवाजे से ये निकल जाते थे, और अगले दिन या 1-2 दिन बाद ये फ़ोन सेल कर देते थे। तो ये जगह कैसे मिल जाती है इनको? जो फ़ोन है,
जब आप फ़ोन सेल करने जाएं तो आपको शनाख्ती कार्ड वगैरह साथ देना पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे बाईपास कर रहे थे? ये ऑनलाइन पे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी नहीं इतना करते कि शनाख्ती कार्ड का ख्याल नहीं रखते, तो उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे और ये इस चीज़ में मुनाफा। तो ये जो जगह का आप कह रहे हैं कि एक दरवाजे से रिसीव करते थे और दूसरे दरवाजे से भाग जाते थे, जी तो ये कोई घर है, ये प्लाजा देखें जिस तरह ये फैसल टाउन में फ्लैट्स हैं, आप खुद देखें तो इनकी एंट्रेंस और एग्जिट, एक साइड से एंट्रेंस है दूसरी साइड से एग्जिट है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा लोकेलिटीज़ हैं फैसल टाउन में, मॉडल टाउन में, गुलबर्ग में। इस तरह की चीज़ों का ये इंतखाब करते थे ताकि यहाँ से इनको ईजीली एस्केप मिल जाए। ये जैसे अभी आप ही के थाने के एक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि 379 और 420 जो है वो सेक्शंस लगती हैं। हाँ जी, इस जुर्म के ऊपर क्या सेक्शंस लगती सेम है जी। 379 चोरी है, 420 जो है फ्रॉड है, तो ये 379 नॉन बेलेबल है, तो यही सेक्शन इनको लगती है। हैं और इसमें सज़ा क्या है? 5 साल है, 5 साल। ये कह रहा है कि इसका जो साथी है उसकी ज़मानत हो गई है। हाँ जी, उसकी ज़मानत हुई है लेकिन थोड़ा टाइम लगा उसके बाद हुई है। तो ज़मानत इसमें इसका मतलब आसानी से ज़मानत हो जाती है, इसलिए ये बार बार रिपीटेडली यही काम कर रहे नहीं, हैं। ज़मानत हुई है, उसके बाद इंशाल्लाह उसका ट्रायल चलेगा। तो जो जिन लोगों के साथ इसने वारदातें की हैं, हाँ जी, उनका रुझान क्या, पुलिस की जानिब जाके वो FIR वगैरह दर्ज इजीली करवाते हैं या आप लोगों ने उनको इससे इंकशाफात के बाद रब्ता किया है? नहीं, उनकी FIR दर्ज थी ऑलरेडी FIR दर्ज है? ऑलरेडी दर्ज थी, जिसमें बरामदगी भी हो चुकी है और एग्जैक्ट वही जो उन्होंने FIR मोबाइल के वही बरामद हुई। बहुत शुक्रिया। वलीद की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे वलीद साहब ने वो मुद्दई भी बुलाए हुए हैं जिनके साथ ये वारदातें हुई, उनसे पूछते हैं कि वो इतनी किस तरह से इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। अगर एक एंट्रेंस है यहाँ से और इनको पता है कि दूसरी एंट्रेंस से बंदा निकल सकता है, तो फिर बंदे को थोड़ी सी खुद भी कॉशियस रहना चाहिए। मुद्दईयों से भी जानते हैं। मुलजमान की आपने गुफ्तगू सुनी और पुलिस भी कह रही है कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन असल नुकसान तो उन लोगों का होता है जिनके साथ वारदात होती है। पहले उनको मुकदमा दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जब मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसके बाद मुलजमान का इंतज़ार करना पड़ता है कि पुलिस कब उन मुलजमान को पकड़ेगी। लेकिन हमारे साथ कुछ मुद्दई मौजूद हैं जिनके मुलजमान जो है वो पकड़े गए। इनसे जानते हैं कि किस तरह से वारदात हुई थी और कितनी खवारी इनको काटनी पड़ी थानों के चक्कर लगाने के चक्कर में। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत महमूद भट्ट है जी। भट्ट साहब, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि तकरीबन 1 माह कबल मैं बैंक से रकम लेके निकल रहा था 30,000 की, तो सवारी के इंतज़ार में खड़ा था, मुझे जाना था अकबर चौक। तो एक रिक्शा मेरे पास आकर रुका जिसमें पहले भी 2 सवारियां बैठी थी। तो वो रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी आप बैठ जाएं, एक सवारी इसमें कम है। मैं उसमें बैठ गया। जब अकबर चौक जाके उतरा तो देयर वाज नथिंग इन माई पॉकेट। वो 30,000 मेरी पॉकेट में नहीं था। तो ये रिक्शा चला गया या अभी खड़ा ये था? भाग गया जी। मैंने शोर शोर मचाया। फिर उसके बाद आई केम टू पुलिस स्टेशन, डिस्क्लोज द रियलिटी टू द फ्रंट डेस्क। तो इन्होंने ये है कि मेरी दरख्वास्त वगैरह फिर इन्होंने मुझे ले ली थी। मुकदमा दर्ज कराने में कितना मसला हुआ? ऐसा कोई मसला तो मुझे नहीं हुआ, इसलिए कि ये इनकी फोरमोस्ट ड्यूटी है। लेकिन ये है कि ये शुक्र है कि इन्होंने पकड़ लिए हैं। तो पैसे बरामद होने का जब ये वारदात हुई तो आपको कोई उम्मीद थी कि पैसे वगैरह मिल सकेंगे? ऑफ कोर्स ये तो होता है, ये क्योंकि मैं भी एक सीनियर सिटीज़न भी हूँ और अंजुमन ताजरान का यहाँ का मैं सदर भी हूँ, LDA फ्लैट्स का। ये जो है ना, इनको जब फैसिलिटेट किया जाता है ये अदालतों की तरफ से, तो वकला को चाहिए कि ऐसे केस प्लीड मत करें जिसमें लोगों का अवाम-उन-नास का इस्तेमाल होता है। कल को अपनी बारी भी आ सकती है। तो मेरी ये अदालतों से गुजारिश है कि इनके साथ जो है ना, इनको फैसिलिटी ना दी जाए। अब पुलिस क्या कहती है? आपकी जो नुकसान हुआ था 30,000 का, वो पूरा हो सके? वो कहते हैं जी वो यू विल बी पेड इंशाल्लाह। अच्छा, वी विल रिकवर इट। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। आपके साथ क्या वारदात हुई? सर, कहाँ पे? मैं यतीम खाने से बैठा हूँ कोठे पिंड फैसल टाउन तक। तो रिक्शा रोका, तो रिक्शा रोक के उन्होंने मुझे बोला कि ड्राइवर की बैक पे एक ही सीट है। मैंने उनसे बोला मेरा टाइम शॉर्ट है, ये एक सीट दो, बच्चा बैठा। इन्होंने बोला जी कि नहीं आप इधर बैठ जाए मेरे पीछे,
आपके पास जितना टाइम है मैं आपको क्विकली ड्रॉप कर दूंगा। मैं उनके पीछे बैठ गया क्योंकि मेरे आदमी का सामान था, इस मोबाइल में फ़ोन था, इस पॉकेट में कुछ कैश था, तो इसलिए मैं उनके पीछे बैठा हूँ। तो मुझे नहीं था मालूम कि मेरे साथ ये ऐसा करेंगे, फ़ोन निकाल लेंगे यहाँ, क्योंकि आज तक मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। मैं रिक्शे पर उनके पीछे बैठा हूँ, तो जब आगे मैंने फैसल टाउन स्टॉप पे उनको किराया दिया शलवार की पॉकेट से निकाल के, तो पॉकेट में हमारे में फ़ोन नहीं था। मैंने पीछे से आवाज़ें दी उसी टाइम, अभी रिक्शा खड़ा था, रिक्शा अभी चला है, तो मैंने आवाज़ दिया भाई रुको, उसने मुड़ के देखा और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मैंने एक को लिफ्ट दी, नहीं रुका, दूसरा बाइक वाला आया, लिफ्ट लिया उसे, उसके पीछे गए हैं लेकिन वो नहीं मिला। मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुकदमा दर्ज मैंने उस टाइम 15 पे कॉल की थी। कितने का मोबाइल था आपका? मेरा 31,500 का। अब क्या पुलिस कहती है, मोबाइल बरामद हुआ? पुलिस को सर मैं इन्वेस्टिगेशन पर्चा दिया था, उनका जी FIR होगी। मैंने उनको FIR का सारा डॉक्यूमेंट्स दिया, उन्होंने साइन वगैरह करवा के ओके किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मोबाइल मुझे मिलेगा। उन्होंने बोला जी कि डिब्बा मोबाइल का, मैंने उनको सब चीज़ उनको दिया। तो कल मेरी बारात थी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आओ, यानी कि जो भी मुजरिम वगैरह वो रिक्शे वाला ही है। मैंने देखा उनको, तो उन्होंने कहा यही बंदा था। मैंने कहा जी सर यही बंदा था, तो इन्होंने मेरा रात को मुझे मोबाइल वापस कर दिया। चलो वाह, बारात वाले दिन देखो जी, दुल्हन भी मिली और मोबाइल भी मिल गया। वालेकुम। बच्चे आपके साथ क्या हुआ? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन मोबाइल डिलीवरी का काम करता हूँ फैसल टाउन में। तो एक दिन ना मुझे मोबाइल डिलीवरी करने के लिए भेजा गया फैसल टाउन प्लाजे में। कौन सा फ़ोन था? सैमसंग के थे, लाख वाले फ़ोन थे। तो फैसल टाउन में प्लाजे में गया, ऊपर गया, उसके बाद मैंने उनको मोबाइल दिए डिलीवरी के लिए। तो घर में दिए, बाहर खड़े थे किधर? नहीं, ऊपर सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मैंने उनको मोबाइल दिए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ खड़े हो, मैं मोबाइल आपको दे के आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। मैं तकरीबन आधा घंटा पूरा घंटा उनका वेट किया है। उसके बाद फिर मैं प्लाजे में उनको ढूंढा हूँ, वो आए नहीं आए नहीं। मैंने प्लाजे वालों से भी उनको पूछा है कि ये फलाने की यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं रहते। फिर उसके बाद मुझे लॉस हुआ, कंपनी वालों को मुझे फिर देने पड़े, लाख के फ़ोन थे। फिर मैं थाना फैसल टाउन आया, मैंने यहाँ पे पर्चा कटवाया। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, लेकिन तो अमूमी तौर पे जब आप किसी को डिलीवर करते हैं तो वो तो आप कहते हैं कि यार खोलना नहीं है, अभी पैसे दें। हाँ जी। तो जब वो घर में भी नहीं था, आपने उसको किसी घर में जाते नहीं देखा, तो आपने फ़ोन क्यों उसको? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्त से पैसे लेके आया, आप यहाँ पे खड़े हो इस तरह। तो मैंने उनको मोबाइल दे दिया अपना, वो पैसे लेने गया, तो उसके बाद आए नहीं। मैंने प्लाजे वालों से भी उनके पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं। फिर मैं थाना फैसल टाउन आया, मैंने यहाँ पे पर्चा कटवाया। मुलजमान देखे आपने? वही मुलजमान है? जी एक थे, यानी जब आपने मोबाइल दिया था एक ही मुलजिम था? तब उस टाइम एक ही था, लेकिन जब उसमें देने गया था, पैसे लेने गया था, वो उसका नहीं मुझे पता। फिर मैंने प्लाजे में उनको ढूंढा, फिर मैंने थाना फैसल टाउन आया, मैंने वहाँ पर्चा कटवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मोबाइल बरामद हो गया मुझे। चलो बहुत मेहरबानी आपकी, वक्त दिया आपने। जहाँ पे मुलजमान की हाजिर दिमागी और शातिर पन जो है वो कामयाब होता है, वहीं पर हमारे जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी कुछ गलतियां की जाती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। जब आप चिंची के ऊपर बैठते हैं और आप देख रहे हैं कि चिंची के ऊपर पहले से सवारियां बैठी हुई हैं, तो आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें। जगह जगह लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। किसी वारदात की सूरत में इंतज़ामिया जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो आप अगर थोड़ा सा हाजिर दिमागी के साथ और होशो हवास में सफ़र करें तो एक तो आप इस तरह के वारदातों से बच सकते हैं कि आपके पैसे जो है वो निकल जाए। दूसरा, जिस तरह से ये बच्चा बता रहा है, जब एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ और वो किसी दरवाजे के अंदर एंटर हो रहा है, ना वो वहाँ का लग रहा है, हुलिये से बंदे को पता चल जाता है कि वो लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदने वाला है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चंद पैसे ज़्यादा लेने की खातिर लालच करते हैं, तो फिर इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। खुशकिस्मती है जितने भी ये 3-4 मुद्दई हमें मिले हैं कि इनकी रकम जो है वो बरामद हो रही है, लेकिन कानूनी माहिर से पूछेंगे कि सज़ाएं कम होने की वजह से मुलजमान इस तरह की वारदातें करते हैं। क्या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि ये वारदातें लोग करने से पहले सोचें ज़रूर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ख़रीदी जाती हैं और कंपनीज जो है वो ऑफ़र करती हैं कि आप उनकी चीज़ जो है वो ऑनलाइन ख़रीदें और वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करा देंगे, और पैसे भी आपको जब वो चीज़ आपको डिलीवर घर पे की जाएगी तभी आपको पैसे पे करने हैं। इन मुलजमान ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए महंगे मोबाइल जो थे वो मंगवाए, और जब उनको घर पे वहाँ पे वो कोई ऐसी लोकेशन देख लेते थे जहाँ पे उनको फ्रॉड करना आसान है, जैसे आपको मुलजिम ने भी बताया, तो दूसरे रास्ते से फ़ोन लेके निकल जाते थे, और जो डिलीवरी बॉय होता था वो बेचारा यही देखता रहता था कि कब पैसे आते हैं। हमारे साथ आसिम सदीक साहब मौजूद हैं जो ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आसिम साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरा ये बताइएगा कि आजकल
तकरीबन तमाम कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं और ई ट्रेडिंग जो है वो की जा सकती है कि आप कोई चीज़ ख़रीद भी सकते हैं और चीज़ बेच भी सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो कैश जो है वो ऑन डिलीवरी होता है कि आप चीज़ को वो डिलीवरी बॉय आपके घर देगा और आप फिर पैसे दे दें। कई कंपनीज जो है वो कहती हैं कि आप सामान खोल नहीं सकते, आप पैसे दें और दूसरे हाथ से ले लें, लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो आपको अलाउ करती हैं कि आप सामान जाके देखें और फिर पैसे दे दें। इसी के अंदर फ्रॉड हो जाता है जी। इसकी क्या वजह है कि लोग इससे किस तरह बच सकते हैं और इतनी महंगी चीज़ ऑनलाइन डिलीवर करने का क्या? जी बिल्कुल। जब भी कोई काम किया जाता है ना तो उसके लिए कुछ SOP सेट किए जाते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। व्हेन यू गो ऑनलाइन तो उसके अंदर आपको कुछ रूल्स बताए गए होते हैं फॉर वेंडर और फॉर सेलर एज वेल। अब होता क्या है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ मंगा रहे हैं तो आपको पेमेंट एट डोर स्टेप की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और लोग देते भी हैं। इसी तरह अगर कोई गारमेंट्स मंगा रहे हैं उसकी भी पेमेंट एट डोर स्टेप। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को देख लेते हैं और उसको चेक करके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मोबाइल डिवाइसेस की, तो सारी दुनिया में 99% जो ऑनलाइन पेमेंट की जाती है इनके लिए जो वाया क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या फिर फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए, दैट कैन बी थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा या डायरेक्ट स्विच ट्रांसफर होती है। ये जो आपने बताया अभी केस के जिसमें आपकी पेमेंट हुई है एट डोर स्टेप और वो लेके भागे, एक तो इन्होंने इसको अवॉइड किया जो SOPs है उनको फॉलो करते हुए, जो इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग का बेसिक रूल है, और एक लिमिट तक अमाउंट होती है जिसकी प्रोडक्ट को आप इस तरह से बेच सकते हैं। तो ये चीज़ एक तो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए थी। इसमें क्वाइट फ्रैंकली आप कुछ भी नहीं कर सकते जब एक फिजिकल एंड के ऊपर रहते हैं। जो कंपनीज होती हैं उनको अपने SOPs पूरे क्लियरली वेबसाइट के ऊपर लिख कर लगाने चाहिए कि जी इतनी अमाउंट तक हम लोग। ये SOPs कौन डिटरमिन करता है? ये आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो वेंडर है वो इसको डिटरमिन करता है, और फिर आपका जो कस्टमर है उसको खुद से भी इस चीज़ का होना चाहिए कि तो इसकी पाकिस्तान में इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है? वेरी अनफॉर्चुनेट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। पाकिस्तान में ऐसी कोई बॉडी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है। आपकी जितने भी FIA के साइबर क्राइम कुछ भी इस तरह के नहीं करते। इवन लोगों की फेक डिलीवरीज आती हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अलीबाबा, अमेज़ोन, उनकी तरफ से आपकी डिलीवरीज आती है, कई साल वो लोग वेट करते रहते, नहीं मिलती। 2-2, 3-3 महीने बाद जाके डिलीवरी मिलती है, और वो भी जिनके ऊपर उनका टैक्स नहीं पड़ता होता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दुनिया ई कॉमर्स में कहाँ से कहाँ चलेगी, सिक्योरिटी लेवल कहाँ से कहाँ चला गया, और हम लोग अभी भी वहीं पे खड़े हैं। ये अगेन एक छोटी सी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, उसको पहले ही चाहिए था कि SOPs में मेंशन कर दे कि इतनी अमाउंट तक की चीज़ आप पेमेंट एट डोर स्टेप से लेंगे, बाकी की आपने डायरेक्ट कैश करनी है। ऑनलाइन में जैसे आप ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं, मोस्टली लोग जो है वो अब आजकल क्योंकि कोरोना के दिन चल रहे थे तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए का ट्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा था। किस तरह से बचा जा सकता है बोथ एंड्स के ऊपर, वेंडर एंड के ऊपर भी और बायर एंड के ऊपर भी? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है ना तो उसमें क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, जितने भी बड़े वेंडर्स हैं, दे मेक श्योर कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है, आपने अक्सर ऊबर क्रीम देखे होगी, प्रोडक्ट्स हैं अच्छी चल रही हैं ऑनलाइन, अगर इनका कहीं से आपको ओवर चार्जिंग होती है तो दे रिफंड यू, बिकॉज उनके लिए रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरह से जब ये आपकी ऑनलाइन सेल एंड परचेज होती है तो लोग बड़ा कोशिश होते हैं कि हम आपको हाई एंड प्रोडक्ट दें और ऑन टाइम दें। लेकिन ये तो हो गया ना वेंडर साइड पे। सेलर साइड पे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? सेलर साइड के ऊपर तो दो चीज़ें हैं। अगर आपको फ्रॉड होना है तो एक या तो लॉजिस्टिक कंपनी जो आपकी TCL, DHL या पाकिस्तान पोस्ट जो है वो, या फिर वेंडर। सेलर ने जब भी चीज़ परचेज करनी है उसने दो चीज़ों का ख्याल करना है कि क्या वेबसाइट ओरिजिनल है, किसी फेसबुक पेज के ऊपर फेक के होते नहीं चला गया मैं, और जो वो पेमेंट कर रहा है वो किस वेबसाइट के थ्रू आगे ट्रांसफ़र हो रही है। क्या वो पेमेंट पोर्टल जो है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या वो फेक पेज तो नहीं है, क्या कहीं वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन तो हैक नहीं हो सकती। सेलर को सिर्फ इन दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। अगर ये दो चीज़ें आप ख्याल कर लें, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ऑन टाइम आएगी, क्योंकि वेंडर की जिम्मेदारी होती है उसने प्रोडक्ट। बाहर की चीज़ अगर बाहर किसी आप बैरून मुल्क से कोई कंपनी से कोई चीज़ खरीदें तो वो आपका, यानी अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ और अमेरिका के अंदर ही कोई चीज़ खरीद लूँ तो वहाँ पे आपका जो रेजिडेंट नंबर होता है, जो ID है, उसके ज़रिए वो आपको पकड़ सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते या कोई आप फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि आप जो कॉल कर रहे हैं उस नंबर को कोई देखा जाए कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है, ईमेल एड्रेस देखा जाए, इस किस्म की कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं वेंडर साइड से? अनफॉर्चुनेट है, जब पेमेंट एट डोर स्टेप होती है तो तब ये चीज़ें वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है।
जो ऑनलाइन पेमेंट का सही परफेक्ट मॉडल है वो है ऑनलाइन पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे ही आप पंच करते हैं उसी वक्त एक थर्ड पार्टी सिस्टम उसको वेरीफाई कर लेता है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड के अंदर इतने पैसे हैं, क्या ये एक्सपायर तो नहीं है, और जब वो उसको पंच कर लेता है वो वहीं पे ही वेरिफिकेशन हो जाती है। मसला आता है पेमेंट एट डोर स्टेप के ऊपर, और पेमेंट एट डोर स्टेप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड चीज़ों के लिए रखी गई है। अगर आप उसको मोबाइल और हाईफाई चीज़ों के लिए करेंगे तो वो उसका एक गलत यूज़ है जिसको बिल्कुल रोकना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाला केस भी हुआ है। यही अगर पेमेंट उसने ऑनलाइन की होती तो वेंडर ने भी आपका कहना मतलब है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो होनी चाहिए, बड़ी चीज़ों के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी जो है वो ठीक मॉडल नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, इसको जितना डिस्करेज किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ चंद केसेस जिसका मैंने आपको बताया कि गारमेंट्स, क्योंकि आपने कपड़ा चेक करना होता है या कोई भी इस तरह की चीज़, कॉस्मेटिक्स हो गए, इवन द ग्रोसरी अगर आप उसके अंदर भी कोई इशू है तो, और वो उसी टाइम रिफंडेबल होती हैं। मोबाइल तो अगर आपने ऑनलाइन पे किया है और आपको मिल गया तो आप 7 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं। तो उसके तो मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने पेमेंट एट डोर स्टेप क्यों की। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसको इन्होंने एक लूप होल को एक्सप्लॉइट किया है, और ये वेंडर के एंड के ऊपर मिस्टेक है। वेंडर शुड हैव पहले ही इसको चेक लगाना चाहिए था कि ये ऑनलाइन पेमेंट ही होगी इसका पेमेंट एट डोर स्टेप नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। ऑनलाइन एक्सपर्ट आसिम सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और लूप होल्स डेफिनेटली हमारे माशरे के अंदर मौजूद रहते हैं जिसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। और ये जो नौसरबाज होते हैं, फ्रॉडिये जो होते हैं, वो ऐसे लूप होल्स के ही इंतज़ार में होते हैं कि किसी कंपनी की तरफ से मिले। जैसे आसिम साहब ने कहा कि बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर की चीज़ जो है वो आप कैश ऑन डिलीवरी करा रहे हैं और आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है वो किस तरह से आपको डील करेगा। इन मुलजिमान ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लाख या लाख से ऊपर के मोबाइल फ़ोन जो थे उन्होंने होम डिलीवरी करवाई, एड्रेस भी उन्होंने फेंक दी और फ़ोन लेकर चले गए, और उसके बाद कंपनीज को असल खमियाजा तो उस डिलीवरी बॉय को भुगतना पड़ा, लेकिन कंपनी की गलती थी कि उसने इतनी बड़ी अमाउंट की चीज़ जो थी वो भेजी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर आफ्ताब अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आना शुरू हो गए जिसके अंदर मुलजिमान किसी भी केस में अगर पकड़े जाते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वो पहले मुतअद्दिद दफ़ा जेल की हवा खा चुके होते हैं और बाहर आकर दोबारा से वही जुर्म जो है कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों मुलजिमान जो हैं वो बार बार रिपीटेडली सज़ा हासिल करते हैं और फिर बाहर आके करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आफ्ताब साहब, आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर 2 मुख्तलिफ केसेस हैं। एक में नौसरबाजी करते हैं कि लोगों को रिक्शे में बिठाते हैं सवारी के तौर पर और उनके साथ वारदात कर लेते हैं। दूसरे में ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और जब वो बंदा डिलीवर करने घर आता है तो उससे प्रोडक्ट लेके पीछे से दूसरे रास्ते से रफू चक्कर हो जाता है और वो बंदा जो है वो अपने लाखों रुपए की चीज़ की वसूली नहीं कर पाता। पहले केस में जो मुलजमान है, जो उसका सरगना है गैंग का, वो पहले भी इन्हीं केसेस में इसी नौयत के मुकदमात में जेल की हवा खा के और फिर बाहर आके वही काम कर रहा है। इसमें मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि हमारे पुलिस लॉज हैं, पुलिस लॉज 1934 उसके जो लॉज हैं पहले अब भी हैं, खैर उसके बाद पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 भी आया है, वो भी उसको भी फॉलो करता है। पुलिस लॉज के अंदर एक बहुत क्लासेस मौजूद है हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी और CRPC में भी कि कोई शख्स अगर कोई कन्विक्टेड होता है या किसी का कोई रिकॉर्ड होल्डर है तो उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है थाने के अंदर, और वो थाने के अलावा फिर इनका एक जो है SP ऑफिस जो है आपका, जैसे CCPO लाहौर का ऑफिस है, DIG ऑपरेशन आपका बैठता है, इनके ऑफिस में भी इनके रिकॉर्ड होते हैं। और जैसे आपके अब बन चुके CIA है, जैसे दूसरे इस तरह की और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास इन क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड चला जाता है और ये इनकी कोऑर्डिनेशन होती है जेल अथॉरिटी के साथ।
जैसे ये जेल से रिलीज होते हैं तो जेल अथॉरिटीज जो है पुलिस को इतला कर देती हैं ये क्रिमिनल, हम स्पेशली वो लोग जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हैं, ये जो जुराम आप बता रहे हैं ये स्ट्रीट क्राइम्स में आते हैं और छोटे जुराइम में। और ऐसे जुराइम में अक्सर ये होता है कि गिरफ्तार मुलज़िम हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, 1-2 तारीखों पे मजिस्ट्रेट ही कह देते हैं क्योंकि सजाएं कम होती हैं और ज़्यादा को प्रोबेशन ऑफिसर के पास भिजवा दिया जाता है। ये प्रोबेशन ऑफिसर क्या करते हैं? प्रोबेशन ऑफिसर होता है, इसको ये कह सकते हैं एक मुलजमान की इस्लाह के लिए एक अदारा होता है, वो मजिस्ट्रेट ही होता है वो भी, और उसके पास फिर बाकायदा उसकी हाजिरी चलती है। वो प्रोबेशन ऑफिसर की मर्जी होती है, चाहे 1 हफ्ते की डेट दे, 15 दिन की दे या महीने की दे, फिर वो चेक एंड बैलेंस रखता है। तो ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में फॉलो हो रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अभी तक ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है, जो नारकोटिक्स केसेस के छोटे छोटे केसेस हैं उनके मुलजमान को वहाँ भेजा जाता है उनकी इस्लाह के लिए, ताकि वो दोबारा ये हरकत ना करें। भाईजान साहब, पिछले कुछ अरसे के अंदर पुलिस अफसरान की जानिब से ये जो है वो रुझान देखने में आया कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर सज़ाएँ बहुत थोड़ी हैं या जुर्माना बहुत थोड़ा है और मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है मेहनत करने के बाद, लेकिन वो जल्द ही बाहर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सज़ाएँ और जुर्माने बढ़ाने की ज़रूरत है। आप बतौर माहिर कानून क्या समझते हैं कि जैसे अब ये मुकदमा नौसरबाजी का है, एक गरीब बंदे से 30,000 रुपया वो लूट के ले गया है कि आप बैठे हैं सवारी चिंची में बैठे और आधे रास्ते में जाके उसकी जेब में से वो पैसे निकाल लिए हैं, तो वो गरीब बंदा तो 30,000 रुपया खोने के बाद बिल्कुल ही मर जाता है, लेकिन मुलजमान के खिलाफ 379 PPC के तहत मुकदमा दर्ज होता है और वो चंद ही टाइम के बाद बाहर आ जाता है। तो आप समझते हैं कि सज़ाएँ इन्हेंस करने से इन जुराइम में कमी लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपकी एक बात से इत्फाक ज़रूर करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ ये देखिए मेरे पास मेजर एक्ट पड़ा है, इसमें सारे हमारे कवानीन मौजूद हैं और इनको उठा के देखेंगे कोई 1860 का है, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले के कवानीन जो अभी तक चल रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट देखें, एक तरफ हम कहते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये काम उनका है कानून साजी करना, वो कानून साजी करते नहीं हैं, इस पे अमल दरामद होता नहीं है, वो स्वयं नालियां और सड़कों के ठेकों के पीछे पड़े होते हैं जहां उनको कमीशन मिलना हो। असल काम जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो वहां पे लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है, जो वो नहीं करते। मैं समझता हूं कि इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और पार्लियामेंट पे चेक रखना चाहिए कि बताइए आप कितने इजलास करते हैं और कितने कानून बनाते हैं। और ये जो कानून जिनका आपने जिक्र किया कि एक गरीब आदमी है वो लूट जाता है, अब एक तरफ तो वो खुद बेचारा लूट गया, दूसरा अगर उसका मुलज़िम पकड़ा भी गया है तो वो अदालतों के चक्रों में रहता है, फिर एविडेंस नहीं होती। हमारे जब तक अब मेरे भाई हैं, जब भी मेरे पास आए मैंने एक ही आपसे बात की कि आप अदारों को मजबूत करें, आपके अदारे मजबूत होंगे तो ये क्राइम भी कम होगा। लेकिन ये क्राइम इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप देखें, इंसाफ का पहला दरवाजा जो है वो है पुलिस का दरवाजा, पुलिस स्टेशन अब चले जाएं, उसका दरवाजा जो है पहला इंसाफ का दरवाजा वो है। अदालत में बाद में केस जाता है, जब मुलज़िम बेगुनाह या गुनाहगार होगा तो फिर ही जाएगा ना कोर्ट में। अब तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे भी बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे अभी आप चले जाएं लाहौर की अदालतों के अंदर सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट को देखेंगे तो वो जनाब अहद मदगू कमरे में बैठे हुए। ये सारी कोठियां जो दी हुई हैं इनको माल रोड के ऊपर, क्यों नहीं इनको कन्वर्ट करते कोर्टों में? यहाँ क्यों नहीं जजेस को लगाया जाता? आप एक जज की जाकर लिस्ट देख लें, 250-300 केस लगा हुआ। अगर मिनट के हिसाब से भी देखें तो एक मिनट भी एक केस को नहीं आ रहा, ऐसी तो इंसाफ कहाँ होगा? आपको जब तक आप जजेस की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, अदालतें नहीं बढ़ाएंगे, पुलिस वाले हैं, देखें वो भी एक इंसान है, पुलिस वाला 24 घंटे क्यों ड्यूटी दे भाई? जब कानून के अंदर 8 घंटे ड्यूटी है तो 3 शिफ्ट थाने के अंदर क्यों नहीं 3 SHO लगाए जाते? बिल्कुल, नफरी को क्यों नहीं? अभी देखें बड़ी एक इंप्रूवमेंट हुई है लाहौर में, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज मैं सेशन कोर्ट था तो वहां पता चला कि हमारे क्रिमिनल सीनियर सिविल जज और हैं, सिविल के और हैं, फैमिली के और हैं, अब टैक्सेस, बैंकिंग और दूसरे हेल्थ के बारे में भी उन्होंने कोटे मुकर्रर कर दिया। भाई साहब ये बताइएगा कि ये 379 और 420 जो है ये इनकी सजाएं क्या हैं? क्या ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? देखिए 379 जो है ये थेफ्ट है, ये चोरी है, ये नॉन बेलेबल है। इसमें गिरफ्तार पुलिस को एक हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। इसमें 379 में पुलिस जब गिरफ्तार करती है
तो उसको फिर मजिस्ट्रेट के पास अपनी बेल अप्लाई करनी होती है। फिर मजिस्ट्रेट ने देखना होता है क्या इसका केस बेल का बनता है या नहीं बनता। अमूमन बेलें हो जाती हैं क्योंकि 3 साल सजा है, प्री क्लास में फाल नहीं करती। 10 साल से जो कम जराइम होते हैं उनमें अमूमन जो लॉ है डिक्लेयर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बेल हो जाती है। ठीक है। अब 420 जो है इसमें इसका जो है आप अगर देखेंगे तो इसका दूतरफा बहुत लंबा चौड़ा है। 420 का सजा इसमें 7 साल है, लेकिन है बेल। जैसे इसको पकड़ेंगे ये ज्यादातर 420 जो है कारोबारी हजरात जो हैं ये खुला तजाद नहीं कि 379 में 3 साल सजा है और वो नॉन बेलेबल है, ये बेलेबल और इसमें सजा नहीं। वो देखिए जुर्म का फर्क है। 379 जो है थेफ्ट है, 420 जो है वो है चीटिंग जी, फ्रॉड करना, चीट करना, उसमें और थेफ्ट में बहुत फर्क है। तो अगर इनकी सजाएं और देखिए अगर इस्लाम के अंदर आप जाके देखेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, देखिए हमारा कानून जितने भी आर्टिकल 2A कॉन्स्टिट्यूशन का 227 ये कहते हैं कि वो तमाम कवानीन जो कुरान और सुन्नत के मुतसादम है, गैर आइनी, गैर कानूनी। लेकिन अफसोस के साथ 73 में हमारा आइन बन गया, लेकिन कवानीन हम नहीं बना सके आज तक। अगर सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए जाएं तो जराइम में कमी आ सकती है? नहीं, आप उस अब सजाएं और जुर्माने की बजाय अगर आप अदालतों की तादाद बढ़ा दें, जजेस बढ़ा दें, कोर्ट रूम बढ़ा दें, पुलिस स्टेशन बढ़ा दें जी, ठीक, तो फिर तो बात बनती है। अब देखिए मुझे याद आ रहा है कि जब अंग्रेज का दौर था, बड़े बताते हैं, तो उस वक्त कांस्टेबल का भी एक फ्लैट होता था साथ रैश के लिए, बच्चे उसके साथ रह रहे होते थे। अब यहाँ पे SHO के पास और DSP के पास रैश नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस जो है, मैं माफी चाहूंगा, वो इसलिए नहीं इनको मजबूत कर रहे। अब उन्होंने करनी है लेजिस्लेशन, कानून साजी उन्होंने करनी है, उन्होंने ये सारे काम करने हैं, वो क्यों नहीं करते? इसलिए उनके जो डेरे बने हुए हैं वो गैराबाद हो जाएंगे। फिर लोग उनके पास नहीं जाएंगे फरियाद लेके, वो सीधा जिसको इंसाफ मिलता हो थाने में, वो क्यों ना थाने में आए। बिल्कुल थाने में जाए। अब दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाहें जो हैं वो पुलिस की हैं। हमारे दुनिया की पुलिस में सबसे ज्यादा तनख्वाहें हमारे पाकिस्तान की पुलिस की हैं, और जजेस की भी तनख्वाहें दुनिया के जजेस से सबसे ज्यादा तनख्वाहें हमारी जजेस की हैं। लेकिन इन अदारों को बढ़ा क्यों नहीं रहे? उनको कोर्ट रूम दें, जजेस की तादाद बढ़ाएं। देखें, आपने देखा होगा यूरोप के अंदर जो मुल्क है तरक्की याफ्ता, वहां पे कोई केस आता है तो फिर एक डेट फिक्स कर देती है कोर्ट, 6 महीने या साल के बाद ये केस 3 दिन लगातार चलेगा और इसका फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्ज़मान की आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़मान जो हैं वो आधी मुल्ज़मान हैं और पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं और दोबारा आके यही कर रहा है, और वो कहता है कि कुछ ही अर्से बाद वो बाहर आ गया था। पुलिस कहती है कि वो गिरफ्तार करते हैं मुल्ज़मान को, लेकिन सजाएं और जुर्माने कम होने की वजह से उनको रिहाई मिल जाती है। लेकिन दूसरी जानिब आफ्ताब अहमद बाजवा साहब माहिर कानून कहते हैं कि अगर इदारों को मजबूत किया जाए और उनके ऊपर भरोसा किया जाए और वो इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें, जो सज़ाएं मौजूद हैं, अगर यही सज़ाएं, इन्हीं सज़ाओं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली होना शुरू हो जाए तो जराइम में कमी हो सकती है और इदारों की मजबूती के साथ ही जराइम जो है वो कम होंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।